नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के स्पेशल वेबिनार में। आज हम बात करेंगे एक नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड एक पहला सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी फ्रेमवर्क बेस्ड फंड है। इस फंड का न्यू फंड ऑफर पीरियड है 23 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर 2025 तक, जिसमें आपको मिलेगा एक एक्सक्लूसिव मौका अपना पहला इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टिंग में नए हैं या फिर एक स्मार्टर डेटा ड्रिवन अप्रोच ढूंढ रहे हैं, तो ये फंड आपके लिए हो सकता है एक परफेक्ट शुरुआत। मेरे साथ हैं हमारे CIO इन्वेस्टमेंट्स मिस्टर ऋषि कोहली। वेलकम ऋषि टू दिस वेबिनार। थैंक यू। एक तरफ है जियो, जो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है, जो इंडिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को डिजिटाइज करने जा रही है, और दूसरी तरफ है ब्लैक रॉक विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसेट मैनेजर। दोनों का जो ये JV है, इट हैज़ बीन लाइक वंडरफुल मोमेंट फॉर अस टू बी एसोसिएटेड विद दिस ब्रांड। ऋषि जी, पहला सवाल, आपके 24 इयर्स के मार्केट करियर में वो ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को इन्फ्लुएंस करता है? मेरे पूरे करियर में 2-3 चीज़ें ही स्टैंड आउट करती हैं अक्रॉस कोई भी प्रोसेस हो इन्वेस्टिंग का, जो है डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट। डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किसी भी तरह का इन्वेस्टर हो, किसी भी टाइप का स्ट्रैटेजी हो। और मेरे हिसाब से सबसे कम टाइम इन्वेस्टर्स इन चीज़ों पे ही देते हैं। ओके, सो ऋषि जी, हम आज हमारा फर्स्ट एक SAE बेस्ड फ्लेक्सी कैप फंड लेके आ रहे हैं। फ्लेक्सी कैप फंड, जैसे बीइंग अ प्रोडक्ट मैनेजर, हमने बहुत सारा रिसर्च किया एंड वी थॉट फ्लेक्सी कैप फंड मेक्स मोर सेंस, बिकॉज आज के टाइम पे फ्लेक्सी कैप के लिए लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन, नो ब्रेनर काइंड ऑफ अ फंड, वेयर एन इन्वेस्टर डजेंट हैव टू थिंक कि मुझे लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट करना है, मिड कैप में कितना करना है या स्मॉल कैप में कितना करना है। फ्लेक्सी कैप फंड गेट्स द फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पे फंड मैनेजर हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट अक्रॉस ऑल दीज मार्केट कैप्स। बिल्कुल। सो आपके प्रेजेंटेशन में बेसिकली SAE बेस्ड फ्लेक्सी कैप फंड हम बोलते हैं, और इसको हम बहुत सारे मार्केटिंग मटेरियल्स में भी हमने SAE बेस्ड फ्लेक्सी कैप फंड कहा है। तो आपके हिसाब से SAE, सिस्टमैटिक एक्टिव इन्वेस्टिंग, ये एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उनके लिए क्या मायने रखता है? बिल्कुल। सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी, जैसा कि ये 3 वर्ड सजेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी तो हो ही गया। एक्टिव का मतलब हुआ कि आप बेंचमार्क को एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहे हो। इस फंड में हमारा बेंचमार्क NSE 500 है। ऑब्वियसली मैं सारे 500 स्टॉक्स इंडेक्स वेट्स में ही ले लूँगा तो मैं पैसिव फंड, इंडेक्स फंड बन जाऊँगा। मैं उसमें से कुछ स्टॉक सिलेक्शन कर रहा हूँ, एक सबसेट ऑफ स्टॉक्स ले रहा हूँ। सेक्टर्स एग्जैक्टली जिस तरह वेटेजेस हैं वो नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ये 2-3 चीज़ों में थोड़ा एक्टिव कॉल्स ले रहा हूँ, अगेन कोई भी प्रोसेस हो, हमारा सिस्टमेटिक है, कई कॉम्पिटिटर्स का नहीं भी होगा सिस्टमेटिक, लेकिन एक्टिव किसी भी अप्रोच से जब आप सेक्टर स्टॉक कॉल्स ले रहे हो तो वो एक्टिव कहलाएगा। हमारे केस में वो सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक मीन्स फुल्ली प्रोसेस ड्रिवन। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो रूल्स बेस्ड प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच अगर फॉलो करें तो उसको सिस्टमैटिक कह सकते हैं। तो ये सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी हो गया। ओके, सो क्या मैंने भी बहुत सारे स्लाइड्स हमने खुद ने बनाए हैं। सो बेसिकली इसमें जब हम ह्यूमन और आपका जो टेक्निकल SAE बेस्ड हम बोलते हैं, तो इसका एक कॉम्बिनेशन जो डेटा ड्रिवन AI प्लस ह्यूमन का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें क्या मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन होगा? क्या इसमें फंड मैनेजर अपना एक्टिव कॉल्स भी लेंगे, या फिर ये एक फुल्ली AI बेस्ड फंड होगा? एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वांट फंड्स इन द मार्केट? ह्यूमन प्लस मशीन का एलिमेंट है, जैसा कि आपने कहा, उसमें लार्जली सिस्टमैटिक प्रोसेस ड्रिवन है। जैसे कि मैंने पहले कहा, तो ऑब्वियसली प्रोसेस एक बार बन गया, रूल्स बन गए तो वो हम फॉलो करेंगे, तो टू दैट एक्सटेंट मशीन ड्रिवन हो गया। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल एलिमेंट्स में और कुछ रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड एलिमेंट्स में ह्यूमन इंटरवेंशन होगा। ओके, सो इवन इन द फुल्ली सिस्टमैटिक प्रोसेस हम लोग के पास इंडिया के लिए 400 से ज़्यादा सिग्नल्स हैं। उनमें से कौन से यूज़ करने हैं, किन अलग अलग बकेट्स में यूज़ करने हैं, जैसे हमारे पास वैल्यूएशन, क्वालिटी, इस तरह के अलग अलग बकेट्स हैं, उनमें क्या यूज़ करने हैं, नहीं यूज़ करने हैं। अगेन हर चीज़ का डेटा है हमारे पास, बैक टेस्ट है हमारे पास, लेकिन एक ह्यूमन इंटरवेंशन ओवरले की कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसके लिए अच्छा है, वो एक आएगा उस प्रोसेस में भी।
एंड अपार्ट फ्रॉम सिस्टमैटिक प्रोसेस जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन एक प्रैक्टिकल एंगल से या रिस्क मैनेजमेंट एंगल से ज़रूरत है, वो है एक पहला कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बेस्ड ऑन क्रेडिट रिस्क एंड अदर रिस्क मैनेजमेंट रीजंस हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स होंगे और वहाँ पे हम ये करेंगे कि अगर हमारा मॉडल ओवरवेट होना चाहता है उन स्टॉक्स में तो वो नहीं अलाउ करेगा, वो मैक्स बेंचमार्क वेट अलाउ करेगा। अंडरवेट होना चाहता है तो वो अलाउ करेगा। तो वो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वजह से रिस्क नहीं बढ़ जाए, उसके लिए एक स्क्रीनर है जो अगेन ह्यूमन और टीम डिसाइड कर रही है। और फिर सेक्टर स्टॉक वेटेजेस बेंचमार्क से कितने डिफरेंट हो सकते हैं, हम उसे बाउंड्स कहते हैं, आप कंस्ट्रेंट समझ लीजिए। सो +-3% होगा, +-2% होगा। वो अगेन प्रोसेस ड्रिवन है, कुछ ब्रॉडर गाइडलाइंस, but within those guidelines fund manager and the team has the mandate to adjust that based on risk management or volatility that they are seeing in the market. Okay, this is a very valuable input in fact, but इसमें जब हम बोलते हैं it is an enhanced index fund, मतलब ये एक इसमें काफ़ी सारे stocks भी होंगे, तो क्या उस पर आप थोड़ा लाइट डाल सकते हैं कि वेयर इसमें स्टॉक्स कितने होंगे अगर ज़्यादा होंगे तो, और ये एक इंडेक्स फंड से अलग कैसे हो सकता है? आई मीन वेदर यू विल बी एबल टू जनरेट इनफ अल्फा फॉर द इन्वेस्टर्स जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे अपने लॉन्ग टर्म के लिए, मे बी अपने रिटायरमेंट गोल के लिए या चिल्ड्रन एजुकेशन गोल के लिए, वेरियस गोल्स विच दे विल लुक अप टू दिस फंड। तो इस केस में आपका क्या कहना है? श्योर, डेफिनेटली। सो एनहांस्ड इंडेक्स आपने कहा, मतलब हम उसे बेंचमार्क अवेयर स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, राइट? कि बेंचमार्क से अवेयर रहेंगे बिकॉज हमें रिस्क में डिवेट नहीं करना है। तो अगेन वो रिस्क साइड से ज़्यादा आता है, क्योंकि कोई भी लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी हो, वो कोई ना कोई पीरियड या थीम आएगा जब वो अंडर परफॉर्म करेगा। सो द होल गोल इज़ कि वो अंडर परफॉर्म कम टाइम के लिए करे, अंडर परफॉर्मेंस का डिविएशन कम हो। ये एक की ऑब्जेक्टिव है हमारे फंड के लिए। तो उसके वजह से हम बेंचमार्क अवेयर कहते हैं। ब्रॉडर रेंज ऑफ स्टॉक्स अगर मैं कहूँ तो 120 to 150 इज़ अ ब्रॉडर रेंज। टिपिकली 130-140 स्टॉक्स आप देखेंगे एट एनी पॉइंट इन टाइम। ये कई बार कंफ्यूज करेगा नॉर्मल इन्वेस्टर्स को कि इतने ज़्यादा स्टॉक्स क्यों, और फिर आप इंडेक्स परफॉर्मेंस ही बेंचमार्क हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सिस्टमैटिक प्रोसेस में एक बेसिक जो मैथ आता है वो ये है कि जितना ज़्यादा मैं डाइवर्सिफाई कर सकूं उतना मेरे लिए एक तो रिस्क कंट्रोल हो जाएगा, प्लस जितना मैं एक्टिव बेट्स ले सकूं ओवर टाइम और मेरे प्रोसेस में कुछ भी एज है, अल्फ़ा है, तो उसको ज़्यादा मौका मिलेगा ऐड होने का या कंपाउंड होने का। तो उसके वजह से हमारे स्टॉक्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, टेल लंबा होता है। तो ज़्यादा वेट टॉप 60-70 स्टॉक्स को ही होगा, which is not too different from all the other funds, maybe minorly higher, but बाकी के जो स्टॉक्स हैं उनमें बहुत छोटा छोटा वेटेज होगा। और वो इसलिए क्योंकि जैसे आप स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे बेस्ड ऑन रिस्क एंड कॉस्ट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ा के या एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्टेशन के बराबर ही, उसको एडजस्ट करके जो हमें अल्फ़ा दिखेगा उसके हिसाब से वेटिंग होगी, जो कम हो सकती है, लेकिन अगर डिस्प्रोपोर्शनेट अल्फ़ा उस वेटिंग के लिए वो दे सकती है कंपेयर टू एनी लार्जर स्टॉक, तो उसमें कुछ वेटेज आ जाएगा। उस वजह से वो नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए अल्फ़ा हम इग्नोर कर रहे हैं। इनफैक्ट गोल ये है कि पैसिव या बेंचमार्क टाइप रिस्क रहे और अल्फ़ा अट्रैक्टिव एक्टिव फंड की तरह रहे। वेरी वैलिड पॉइंट। इनफैक्ट ऋषि जी ने हमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है, वो है कॉस्ट इफेक्टिव एक्टिव इक्विटी फंड। इस फंड का TER जो है वो है 0.5%। तो इंडिया में अगर आप देखें तो लिस्टेड इक्विटीज़ की जो AUM है, आई मीन द मार्केट कैप है, वो भी बढ़ रही है, बहुत सारे IPOs आ रहे हैं। इस केस में सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी आप एक नॉर्मल फंड मैनेजर को ये सारे स्टॉक्स को कवर करना फंडामेंटली बहुत मुश्किल होता है, एंड इट इज़ इक्वली डिफिकल्ट टू एनालाइज ऑल दी एनुअल रिपोर्ट्स एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स फॉर ऑल दीज कंपनीज, जहाँ पे सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस दर्शाता है। सो इस केस में आपका क्या कहना है? लाइक सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी में आपका कवरेज आपने जो बोला 150 स्टॉक्स का, तो ये कैसे फिल्टर आउट होता है? आपका यूनिवर्स कितना बड़ा है और इसका एक प्रोसेस फ्लो कैसा है टू अराइव एट दोज 150 स्टॉक्स? ये हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बढ़िया होगा समझने में। श्योर।
नहीं, पहला तो जो आपने कहा कि नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ गए हैं इंडिया में, सो उस पे 1 मिनट अगर बात करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अभी के लिए, इस फंड के लिए और आगे के लिए भी, क्योंकि हम बहुत कुछ सिस्टमेटिकली करने वाले हैं आगे एक्टिव फंड्स में। तो लेंथ ब्रेड्थ जो हम बोलते हैं, या ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ स्टॉक्स इन इंडिया, जिसका कि मतलब है कि स्टॉक्स के नंबर्स भी बढ़ गए हैं लिस्टेड मार्केट में, उनमें लिक्विडिटी भी बढ़ गई है, राइट, और उनमें डेटा भी बढ़ गया है। अगर 10 साल पहले की हम बात करें तो उतना ज़्यादा डेटा एक स्टॉक पे नहीं मिलता था, क्लीन नहीं होता था, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स कम थे। अभी लास्ट 10 साल में ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टमैटिक अप्रोच के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज सिस्टमैटिक अप्रोच को वो डेप्थ ब्रेड्थ लिक्विडिटी डेटा की ज़रूरत होती है। तो वो अब हो गया है, जो कि 10-12 साल पहले उतना अच्छा नहीं था। प्लस कमिंग टू योर सेकेंड पॉइंट, ऑब्वियसली जब इतने ज़्यादा लिस्टेड स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि हमारे ओवरऑल प्रोसेस में भी हम 1000 स्टॉक्स का डेटा है हमारे पास और हम एनालाइज करते हैं, तो उतने स्टॉक्स ह्यूमन एलिमेंट से एनालाइज करना ही बहुत मुश्किल है, या आपको बहुत बड़ी टीम चाहिए होगी वो करने के लिए, और उससे आपका कॉस्ट बढ़ेगा। तो जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की भी बात आपने पहले की, वो इसलिए हो पा रही है क्योंकि हम एक तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, अलादीन यूज़ कर रहे हैं जिसकी हम बाद में बात करेंगे, और प्लस हम इतना सारे स्टॉक्स और डेटा हम हैंडल कर सकते हैं विद अ वेरी स्मॉल टीम, और इसीलिए वो कॉस्ट सेविंग हमारा हो रहा है जो हम इन्वेस्टर्स को पास कर सकते हैं। सो ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर ओवरऑल प्रोसेस पे अगर आएँ और उसमें थोड़ा डिटेल डिस्कस करें, तो ये 1000 स्टॉक्स जो हमने कहा कि हमारे कवरेज में ओवरऑल है, डेटा है हमारे पास, इसमें से 750 स्टॉक्स हैं जिस पे और ज़्यादा डेटा है, क्लीन है, MSCI इंडिया यूनिवर्स पे आता है, ग्लोबली ब्लैक रॉक ने उस पर बहुत काम किया हुआ है, तो वो एक और हमारा कोर यूनिवर्स हो गया, जो हमारे इस फंड में फुल्ली एनालाइज होता है। सो ऑब्वियसली NSE 500 हमारा बेंचमार्क है, मेजॉरिटी वेटेज और मेजॉरिटी स्टॉक्स हमारे उस 500 में से ही आएंगे, लेकिन कुछ छोटा सा वेटेज एंड फ्यू स्टॉक्स फ्रॉम द 500 to 750 का जो डिफरेंस है, वो वी डोंट माइंड दैट फॉर 2 रीजंस। एक तो कि उनमें से ही कुछ स्टॉक NSE 500 में आएंगे कल को, सेकेंडली एनीवे उनमें वेटेज बहुत छोटा होगा, 0.1% इन सम स्टॉक, 0.05% इन सम स्टॉक, सो ओवरऑल इट इज़ नॉट गोइंग टू ऐड टू मच। टिपिकली 0.5 to 1% जोन में वो वेट रहता है 500 to 750 वाले स्टॉक का, तो लार्जली NSE 500 ही हो गया। और बाकी में हमें एटलीस्ट लाइव डेटा मिलता है, तो हमारा कॉस्ट एस्टिमेट्स, रिस्क एस्टिमेट्स, वो सब अच्छे से अपडेट ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो हमें दैट वे बेनिफिट करता है। बट टू ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस टॉप 500 ही हुआ। फिर ये जो 750, लेकिन जो ओवरऑल हमारे स्क्रीनिंग में जा रहा है, वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी हमारा फिल्टर आ गया, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि वेटेज इन 20-30 स्टॉक में हमारा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो बेंचमार्क का है, राइट। बट इनमें फिर हमारे जितने सिग्नल्स हैं, हम बोलते हैं कि वैल्यूएशन, क्वालिटी, सेंटिमेंट, एनालिस्ट एस्टिमेट्स, प्राइस बेस्ड ऑल्सो, बहुत सारे अलग अलग हमारे सिग्नल्स हैं, तो वो हम उन पे स्टॉक्स को रैंकिंग करेंगे, और हर स्टॉक का एक स्कोर आएगा, क्योंकि हर जो सिग्नल है उसका एक वेट रहेगा ओवरऑल स्कीम में। तो आप समझ लीजिए वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द सिग्नल्स का एक स्कोर आया। ये हर 500 स्टॉक में जो स्कोर आया आपका, वो एक तरह से रिलेटिव रिटर्न रैंकिंग हो गया, कि किसी स्टॉक का स्कोर 2 है, किसी का 1.5 है, तो ऑब्वियसली 2 इज बेटर देन 1.5। तो वो आपको एक रिलेटिव रिटर्न अट्रैक्टिवनेस मिल गया सारे स्टॉक्स का। तो ग्लोबली ब्लैक रॉक का एक रिस्क मॉडल है, जो हमने इंडिया के लिए मॉडिफाई करके ब्लैक रॉक इंडिया रिस्क मॉडल भी किया हुआ है, और वहाँ से हर स्टॉक का एक रिस्क एस्टिमेट, रिस्क स्कोर भी आएगा। तीसरा कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एनालिसिस। तो नॉर्मल कॉस्ट तो हो गए, ब्रोकरेज, स्टैट्यूटरी चार्जेस, STT, ऑल ऑफ दैट। फिर हो गया हर कॉस्ट का ट्रेडिंग के टाइम एक इम्पैक्ट कॉस्ट स्लिपेज आता है, तो वो भी हर स्टॉक के लिए हमारे पास अच्छे एस्टिमेट्स हैं, और लास्ट 1-1.5 साल से पेपर पोर्टफोलियो ट्रैक हो रहा है, तो और थोड़े लाइव लाइक एस्टिमेट्स हैं वहाँ पे। तो ये सारा हमारा तीनों चीज़ें, अल्फ़ा स्कोर्स, रिस्क स्कोर्स, और ये कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट बजट्स, ये तीनों चीज़ें हमारी सिस्टम में जाती हैं, जो हम एक ऑप्टिमाइज़र कहते हैं, जिसको ओवरऑल हमारा एक अलादीन प्लेटफॉर्म है उस पर। और फिर बेस्ड ऑन द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3, कौन सा मोस्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स और उनका वेटेजेस हो सकता है, वो हमें ये प्रोसेस थ्रू आउट करता है।
तो बेसिकली इसमें मेन टेक अवे इज़ कि नॉट ओनली रिटर्न एंड अल्फा एक्सपेक्टेशन, लेकिन रिस्क और कॉस्ट भी इन्वॉल्व है प्रोसेस में। नॉर्मल प्रोसेस में आप पोर्टफोलियो जनरेट करते हैं, उसके बाद रिस्क और कॉस्ट का सोचते हैं या ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। हमारे केस में तीनों एक साथ जा रहे हैं, तो ये काफ़ी डिफरेंट है प्रोसेस इंडियन मार्केट के लिए। तो जैसे आपने मेंशन किया अलादीन, जो यूएस में काफ़ी फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। अलादीन एक रिटेल इंडियन इन्वेस्टर के लिए कितना महत्व रखता है? क्या इसका एक रिटेल इंडियन इन्वेस्टर को उनको इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कैसे एक इम्पोर्टेंस मिलता है? बिल्कुल। सो अलादीन एक एंड टू एंड इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी जस्ट समझाया कि जो इतने सारे 400 सिग्नल्स हैं, डेटा है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल, फंडामेंटल एंड ऑल्टरनेटिव डेटा एंड ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, तो ये सारा डेटा भी हमारा अलादीन में स्टोर हो सकता है। Okay. फिर वो डेटा में से जो ये हम अल्फ़ा स्कोरिंग कर रहे थे, की बात कर रहे थे, वो हमारा अलादीन पे जनरेट हो जाता है। जो अल्फ़ा प्लस रिस्क प्लस कॉस्ट डाल के हमारा ऑप्टिमाइजेशन इंजन रन हो रहा है, वो अलादीन पे हो जाता है, विच मीन्स कि मेरा डेटा एक्यूमुलेशन और एनालिसिस से मेरा पोर्टफोलियो जनरेशन जो हो रहा है वो भी अलादीन पे हो रहा है। वहाँ से जो ट्रेड जनरेशन होगा, क्योंकि हम इस फंड में एक सर्टेन पीरियड्स में रीबैलेंस करेंगे, जो हमारे केस में वीकली रीबैलेंसिंग है, तो वो रीबैलेंसिंग के बाद जो ट्रेड जनरेशन होगा वो भी अलादीन पे हो जाएगा। वहाँ से जो ट्रेड्स जाने हैं मार्केट में वो भी जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग टीम। और फिर वहाँ से जो फाइनली ब्रोकिंग साइड से जो फिल्स आएंगी वो भी अलादीन में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती हैं, और वहाँ से ऑपरेशनल बैक ऑफिस टीम को चली जाती हैं ऑटोमेटिकली। और उसके पहले और बाद में भी जो रिस्क और कंप्लायंस के रूल्स प्री ट्रेड पोस्ट ट्रेड होने हैं, वो सारे चेक्स भी अलादीन में ही इनबिल्ट हो जाते हैं। और फिर बैक ऑफिस के काम के बाद या पैरेलली जो भी कस्टोडियन को एंड जो भी इंफॉर्मेशन जाना है वो भी चला जाता है। तो ये एंड टू एंड फ्रॉम A to Z सब कुछ थ्रू दैट वन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म हो रहा है, तो एक जो efficient एक tool है, काफ़ी एफिशिएंट टूल बन जाता है। और सेकेंडली इट मीन्स कि वेदर इट इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या ट्रेडिंग या रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, ऑप्स, सब कुछ उसमें इंटीग्रेटेड है। और इसलिए एट स्केल जैसे और साइज़ बढ़ेगी और हमारे फंड्स बढ़ेंगे, फिर भी वो एक ही इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे होगा, तो काफ़ी एफिशिएंट रहेगा और कॉस्ट भी उससे बचता है। ऋषि जी, हमारे प्रेजेंटेशन में भी और आपने पहले भी कहा कि बैक टेस्टिंग ये स्ट्रैटेजी का हुआ है, तो इस केस में आप रिटेल इन्वेस्टर्स को और थोड़ा इस बारे में बता सकते हैं कि ये बैक टेस्टिंग कितने पीरियड तक, कितना लंबा चला है, और इसका परफॉर्मेंस वीज़ा विज़ बेंचमार्क कैसे रहा है? और ये बैक टेस्टिंग वाले कम्युनिकेशन में हमने इंफॉर्मेशन रेशियो का भी जिक्र किया है, तो हाउ इज इंफॉर्मेशन रेशियो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अ रिटेल लेंस, रिटेल इन्वेस्टर लेंस ऑल्सो, इसके बारे में? बिल्कुल। सो बैक टेस्टिंग पीरियड हमने जनवरी 2015 से किया हुआ है, और इस पीरियड में रिलेटिव टू बेंचमार्क अराउंड जस्ट अंडर 5% एनुअलाइज्ड अल्फा दिखा रहा है। और रोलिंग 3 ईयर पीरियड्स में भी अगर आप देखोगे तो एवरेज ऑफ ऑल द रोलिंग 3 ईयर पीरियड सिंस देन इट इज़ वेरी सिमिलर, 4.5 to 5% alpha zone. This is pre-fees, so you take away 0.5% TER की जो हमने बात की, तो 4 to 4.5% का alpha over the benchmark. Over the benchmark in the backtest simulation is what it shows. Which is wonderful, right? I mean, which is good, obviously. And फिर information ratio हम इसलिए देखते हैं क्योंकि information ratio is nothing but alpha divided by the volatility of the alpha basically. Okay. तो जो आपका अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस हो रहा है फंड का कंपेयर टू द बेंचमार्क, उसका जो वॉलेटिलिटी है, बिकॉज हमारा एक गोल है कंसिस्टेंसी का, जो थोड़ा लोअर रिस्क देगा, तो वो अगर कंसिस्टेंट ज़्यादा है तो वो वॉलेटिलिटी भी कम होनी चाहिए। Okay. और अल्फा ऑब्वियसली आप ज़्यादा रखना चाहते हो, तो इसलिए इट बिकम्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड मेट्रिक टू ट्रैक। Okay. और इंफॉर्मेशन रेशियो भी सिमुलेशन का काफ़ी हाई है। Okay. ऑब्वियसली रियल टाइम में टिपिकली थोड़ा लोअर नंबर्स आता है, तो एक थोड़ा डिस्काउंटिंग हम खुद भी इंटरनली करते हैं, बट वो करने के बाद भी द रिजल्ट्स आर प्रीटी इंटरेस्टिंग।
which is good in fact for an average investor to invest, and we look forward for how this really transpires into a real time scenario. हाँ, और वो जस्ट टू कंप्लीट दैट पॉइंट, ऑब्वियसली दैट वॉलेटिलिटी ऑफ दैट अंडर आउट परफॉर्मेंस जिसकी मैंने बात की, जो इन्फॉर्मेशन रेशियो में कैप्चर हो रहा है, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो एनीवे आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, सिंस हम बात कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए हर फंड में, हर एसेट क्लास में, क्योंकि वो एक अच्छा तरीका हो जाता है टू कंपेयर डिफरेंट फंड्स, डिफरेंट एसेट क्लासेस ऑल्सो। एग्जैक्टली। आपने एक मेंशन किया सिग्नल्स का, तो सिग्नल्स में भी आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये सिग्नल्स का एक एग्जाम्पल, जैसे आप कंज्यूमर डेटा देखते हो या फिर आप एक जॉब एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो देखते हो, तो इस केस में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा कि 400 प्लस सिग्नल्स भी है, तो इसका और स्टॉक सिलेक्शन में आपको ये कैसा हेल्प होता है? एक सिंपल सा एग्जाम्पल फॉर इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड। श्योर। नहीं, तो इसमें पहले तो ट्रेडिशनल सिग्नल्स हो गए जो फंडामेंटल वैल्यूएशन में देखें तो प्राइस अर्निंग्स, प्राइस टू बुक लोग देखते हैं, तो वो हो गए सिग्नल्स के एग्जांपल्स। क्वालिटी में लोग देखते हैं आरओई, फ्री कैश फ्लोज, उससे रिलेटेड चीज़ें, वो हो गए। फिर फ्लो बेस्ड होता है कि कितना फ्लोज किसी सेक्टर में आ रहा है, जा रहा है, या म्यूचुअल फंड्स किस सेक्टर्स में या किस स्टॉक्स में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ये सब आर एग्जांपल्स ऑफ सिग्नल्स। जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है इस फंड में, जो अल्टरनेटिव डेटा है, हम एक डिसेंट परसेंटेज ऑफ अल्टरनेटिव डेटा रिलेटेड सिग्नल्स यूज़ कर रहे हैं, उनमें जो कुछ आपने अभी एक आध चीज़ें बोली वो एग्जांपल्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जॉब सर्च डेटा, तो वो ऑब्वियसली सेक्टर वाइज हमें एक आइडिया दे देता है कि यहाँ पे ज़्यादा जॉब्स बढ़ रही हैं तो ऑब्वियसली वो सेक्टर अच्छा कर रहा होगा, या यहाँ जॉब्स घट गई हैं या नहीं हैं तो ऑब्वियसली वो सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा होगा। तो वो एक थोड़ा एडवांस सिग्नल हो गया एक तरह से, क्योंकि नहीं तो वो क्वार्टरली लेवल पे ये सब डेटा आगे मिलेगा, ये कुछ डेटा मिलता भी नहीं है। तो उस तरह का डेटा, बिकॉज ब्लैक रॉक ग्लोबली काफ़ी स्पेंड करता है और काफ़ी सालों से ये सब डेटा कैप्चर कर रहा है, तो उसका हमें थोड़ा एडवांटेज हो जाता है यहाँ पे जेवी में, थ्रू द रिसर्च एग्रीमेंट दैट वी हैव विद ब्लैक रॉक। और एक और एग्जांपल हो गया जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, उसमें सडनली कुछ सेक्टर्स में या कुछ स्पेसिफिक कंपनीज में भी डेटा कैन शो कि वहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सडनली स्पाइक हो गए हैं, या कोई नया, फॉर एग्जांपल इन द ऑटो स्पेस नया कार लॉन्च हुआ, कोई मॉडल लॉन्च हुआ और वहाँ पे सडनली बहुत स्पाइक्स हो गए इन टर्म्स ऑफ परचेजेस या क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। तो ये सब हमें एक एडवांस सिग्नल दे देगा, वो सब रिपोर्टेड डेटा में कुछ महीने बाद या क्वार्टरली रिजल्ट्स में आएगा और हमें वो अभी सिग्नल मिल जाएगा। तो उससे ऑब्वियसली आप थोड़ा फास्टर रिएक्ट आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक बैलेंस होना चाहिए, आप हर रोज़ कुछ नया न्यूज़ आएगा उस पर नहीं रिएक्ट करना चाहता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपका एक अपडेट होके एक सर्टन इंटरवल्स पे एनालिसिस या वो अल्फा स्कोर्स आपके अपडेट कर ले, वो आप चाहते हो। तो ये सब जो कुछ अल्टरनेटिव डेटा है, कुछ प्राइस बेस्ड, फंड फ्लो बेस्ड, फंड बेस्ड सिग्नल्स हैं, ये सब थोड़े फास्टर होते हैं, तो फास्टर आपके स्कोर्स को अपडेट करते हैं। और जो ट्रेडिशनल फंडामेंटल मेट्रिक्स हैं वो बिकॉज क्वार्टरली रिजल्ट से पहले टिपिकली आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होगा नहीं, तो वो थोड़े स्लोअर सिग्नल्स रहेंगे। सो हमारे अप्रोच में देयर इज अ गुड बैलेंस बिटवीन फास्टर सिग्नल्स एंड स्लोअर सिग्नल्स। आपने एक सही बात कही कि डेटा इज़ अ न्यू ऑयल बेसिकली, और इसे इंटरप्रेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो ज़्यादा है। करेक्ट। हर न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहती, तो इस कौन से न्यूज़ को, कौन से आर्टिकल को, कौन से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना चाहिए और वो एक इन्वेस्टमेंट को कैसे लिंक करना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल, जो ऐसे ही एक बहुत सरल तरीके से करता है, सो दैट इट कैन बेनिफिट इन्वेस्टर्स। मेरा एक आखिरी सवाल आपके लिए है कि सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी की बारे में तो बहुत बात हुई, हमने बोला कि सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी कैसे स्टॉक्स को फिल्टर करता है एंड एवरीथिंग, बट फॉर एन इन्वेस्टर, फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर, फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए क्या एक लमसम इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है या SIP करना चाहिए गिवन द वोलेटिलिटी इन द मार्केट? बिकॉज आज इन्वेस्टर्स ग्लोबल सिनेरियोज ऐसे हुए हैं, मैक्रो सिनेरियोज ऐसे हुए, बिकॉज ही इज़ कन्फ्यूज्ड कि आज मैं अगर लमसम करता हूँ तो व्हाट अमाउंट शुड आई इन्वेस्ट, और शैल आई गो इन अ स्टैगर्ड वे in a SIP route. So what is your advice to those investors who wish to invest in this NFO? Sure. So definitely अभी कुछ भी स्मूथ डायरेक्शन में नहीं है। अगर आप नॉर्मल फंडामेंटल्स की, अर्निंग्स की, मैक्रो की, जियोपॉलिटिक्स की बातें करें तो
अलग अलग, कहीं पे कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, कहीं नेगेटिव सिग्नल्स हैं, कहीं मिक्स सिग्नल्स हैं। सो एक क्लियर व्यू लेना काफ़ी मुश्किल है। उस पर्सपेक्टिव से कोई नया इन्वेस्टर अगर आ रहा है और उसका रिस्क टॉलरेंस थोड़ा कम है टू बिगिन विद एक्विटीज़ में, तो डेफिनेटली फिर SIP से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा एवरेजिंग आउट कर देगा, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जिसको बोलते हैं, और अगर मार्केट गिरा या वॉलेटाइल रहा उसका एडवांटेज वैसे इन्वेस्टर को मिल सकता है। तो SIP तो नो ब्रेनर है, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सर्टन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स जो थोड़े मेच्योर्ड हैं या जिनके ऑलरेडी काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज़ हैं, वो लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो इटसेल्फ थोड़ा रिस्क कंट्रोल करके कंसिस्टेंट फोकस रख के अल्फ़ा जनरेशन की कोशिश करेगा। तो उस एंगल से जो थोड़ा बहुत टाइमिंग है, मतलब ऑब्वियसली हम कैश में तो नहीं जा रहे ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का रिलेटिव एलोकेशंस है, उसका थोड़ा रीबैलेंसिंग हमारे प्रोसेस में ऑटोमेटिकली होगा। और सिंस इतने सारे सिग्नल्स, इतने सारा डेटा देखा जा रहा है, तो वो कुछ सेल्फ एडजस्ट वहाँ पे कर लेगा। तो फ्रॉम अ लार्जर पर्सपेक्टिव एंड अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सनल व्यू इज़ कि बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक साल से ऑलरेडी मार्केट हैज़ बीन लैकलस्टर और लार्जली प्राइस डैमेज जो होना था वो बीच में हो गया था। Absolutely. अभी वॉलेटिलिटी इन साइडवेज रेंज रहा है कुछ महीनों से, एंड इट लुक्स लाइक मार्केट इज़ ट्राइंग टू स्टेबलाइज नाउ। तो ऐसा कोई बड़ा प्राइस डाउनसाइड डजंट सीम टू बी ऑन द कार्ड्स। होगा तो कुछ टाइम और वॉलेटिलिटी है जो झेलनी पड़ेगी। लेकिन एट द सेम टाइम आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, 5-10% कभी भी डिक्लाइन मार्केट हो सकता है, वो एक आपको नज़र में रख के आना होगा। जिसको उससे कंफर्ट है वो इमीडिएटली कर सकता है या कम स्टैगर्ड के साथ अप्रोच ले सकता है, और जिसको वो थोड़ा रिस्क ज़्यादा लगता है वो प्रॉपर SIPs इन अ मच मोर फेज्ड मैनर ही कैन डू। श्योर, थैंक यू, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। एक आखिरी कैंडिड सवाल आपके लिए। तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स कोविड के बाद आए हैं म्यूचुअल फंड मार्केट में, कैपिटल मार्केट में स्पेसिफिकली। तो इन इन्वेस्टर्स के लिए एक डूज एंड डोंट्स, बिकॉज लास्ट 1 ईयर में हमने देखा कि निफ्टी 50 ने, द बेंचमार्क इंडेक्स ने 0% रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर में। तो ऐसे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत इम्प्रॉम्प्टो एक्शन लेते हैं और इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं या अपनी SIPs बंद कर देते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए क्या डूज है और एक कोई डोंट? मेरा एडवाइस ये रहेगा कि डूज में एक तो डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना है, और आप अपने रिस्क टॉलरेंस और रिस्क एनालिसिस के हिसाब से जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन किए हैं और उसके हिसाब से जो भी एसेट एलोकेशन किया है, तो वो उस पे आपको पूरा डिसिप्लिन इन पूरी चीज़ों पे रखना पड़ेगा। और डोंट्स में कुछ चीज़ें आती हैं। एक तो ये है कि SIPs आपने किए हुए हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का आप एडवांटेज उठाना चाहते हो, तो वो आप वॉलेटिलिटी या मार्केट डिक्लाइन देख के आप रोक ना दो, क्योंकि वो कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स का एक टेंडेंसी होता है कि वो पैनिक में कई बार स्टॉप कर दें SIPs, या इवन लमसम है तो एग्जिट कर जाएं। तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा डोंट है, क्योंकि वो जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं साइकिल में, सारा अल्फ़ा वहीं से आ जाता है। अगर वो आपने मिस आउट कर दिया फेज़, तो आप काफ़ी पीछे रह जाते हो। तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। Sure. This was helpful, Rishi. Thanks for sharing your experience and expertise in the market, being so long in the Indian markets. You have witnessed multiple cycles. So thank you, Rishi ji, for coming over here and explaining us. दोस्तों याद रहे, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का NFO 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ओपन है। इन्वेस्ट करने के लिए जियो फाइनेंस ऐप का इस्तेमाल ज़रूर करें। धन्यवाद सभी को और हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.